हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या यूं कह दो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है बेटा, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से पहले 11th में पढ़ा हुआ वेक्टर में से कुछ याद दिलाता हूँ बेटा। तो एक तो 11th क्लास में तुमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर। मान लो कोई वेक्टर ए है और उसके मैग्नीट्यूड को हम किससे नोट करते हैं बेटा? ये उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ए है और इसे क्या पढ़ा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन में बेटा एक यूनिट वेक्टर होता है एंड यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये बात तुमने बेटा 11th क्लास में पढ़ी थी कि अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस काम आते हैं बेटा? डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट है कि मान लो ये कार्टेशियन फ्रेम है बेटा, यहां पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, c। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर होता है, सब कुछ 11th में पढ़ा हुआ है बेटा तुमने। पोजीशन वेक्टर होता है लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट P, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन। एंड पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय r। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r क्या होगा बेटा? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r होगा OP, जिसको कैसे लिखा जाता है? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो ये तो होगा पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का क्या बताएं? मैग्नीट्यूड बताएं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बात बेटा तुमने 11th में पढ़ी हुई है। एक तो यूनिट वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर और उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके अलावा मान लो बेटा यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A एंड B। A का पोजीशन वेक्टर हो गया मान लो R1 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। तो बेटा A से B तक का जो वेक्टर होगा, A से AB का मतलब है A टू B। वेक्टर AB लिखने का मतलब है फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ। तो बेटा इसे कैसे लिखा जाता है? इससे लिखा जा सकता है B का पोजीशन वेक्टर OB माइनस दूसरे वाले में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि OB माइनस OA। तो अब हम इसको लिख सकते हैं OB क्या है? R2 माइनस R, जिसको लिखा जा सकता है R12। ये रहा बेटा। तो अगर कहीं पे तो R12 कहने का क्या मतलब है बेटा? R12 कहने का मतलब है A टू B। अगर ये R1 है और ये R2 है इसका पोजीशन वेक्टर, तो R12 का मतलब होगा फ्रॉम A टू B। ये R12 हो गया बेटा। तो R2 माइनस R1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? R12। सिमिलरली BA क्या होगा? ऐसे दूसरे वाले पोजीशन वेक्टर में से मतलब OA में से OB को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो OA क्या है यहाँ पर? R1 और OB क्या है? R2। इसको हम लिख सकते हैं R21। तो BA का मतलब क्या हो गया? BA का मतलब हो गया B2A, जिसको लिखा जाएगा R21। तो बेटा R12 डायरेक्शन बताता है, R12 डायरेक्शन बताता है फ्रॉम A टू B और R21 डायरेक्शन बताता है फ्रॉम B टू A। अब बेटा वेक्टर AB इज नॉट इक्वल टू वेक्टर BA। वेक्टर AB वेक्टर BA के इक्वल नहीं है। हाँ, AB का मैग्नीट्यूड BA के मैग्नीट्यूड के इक्वल तो है। मतलब बेटा A से B तक की लेंथ या B से A तक की लेंथ तो बराबर है, लेकिन वेक्टर बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन AB कहने का मतलब है A टू B और BA कहने का मतलब है फ्रॉम B टू A।
तो बेटा ए बी का मैग्नीट्यूड बी ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन वेक्टर ए बी ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा R12 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा R21 का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई बेटा। इसके अलावा बेटा कूलम्स लॉ तुमने पढ़ रखा है, F इक्वल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने के लिए इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे बेटा? F इक्वल लिखा जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पे यूज किया जाएगा आर कैप। तो आर कैप क्या बताएगा बेटा? आर कैप, ये जो आर कैप है बेटा, आर कैप ये इस फोर्स के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका मतलब है आर कैप फोर्स एफ की क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो बात समझ में आ रही है बेटा। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए हम यहाँ पर बेटा एक एरो लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है बेटा? ये यूनिट वेक्टर बताता है फोर्स की डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल होगा? फोर्स के पैरेलल होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। इसके अलावा बेटा आर कैप क्या लिखा जा सकता है? आर कैप लिखा जा सकता है आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड। ऐसे या ऐसे, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो बात समझ में आई बेटा। तो अभी मैं तुम्हें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया नहीं है, अभी तो वैसे ऊपर से चीजें बताई है बेटा। 11th क्लास में ये पढ़ा था, थोड़ा सा ये बता दिया। ए बी क्या होगा बेटा? ए बी को लिखा जाएगा R12, तो ए बी हो गया A2B R12, बी ए हो गया B2A R21। R12 R21 के बराबर नहीं होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होंगे? इक्वल होंगे। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर फोर्स के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका मतलब उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या है? फोर्स है। X Y Z। बेटा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है A पर Q1, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। एक चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा है Q2 B पर, पोजीशन वेक्टर है R2। चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? R2 हो गया। अब मान लो बेटा दोनों लाइक चार्ज है, इक्वल नहीं, लाइक चार्ज है, इक्वल भी हो सकते हैं। तो Q1 Q2 को रिपेल करता है, तो बेटा उस फोर्स को हम ऐसे लिख रहे हैं F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। और ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा है। इसको क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज पार्टिकल। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें प्रूव ये करना है कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि बेटा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं या नहीं करते हैं। तो बेटा करते हैं, ये बात अभी हम प्रूव करेंगे कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और ये कहने के लिए कि कूलम्स लॉ ऑल्सो ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके लिए सबसे पहले मुझे प्रूव करना होगा कि F21 इक्वल माइनस F12, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो देखो बेटा F21, तो मैं अभी तुम्हें समझा रहा था कि A टू B डायरेक्शन, A से B की डायरेक्शन बताने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? R12 कैप। बेटा R12 किस डायरेक्शन को बताएगा? A टू B की डायरेक्शन को बताएगा। और R21 किस डायरेक्शन को बताएगा? R21 कैप डायरेक्शन बताएगा B टू A की डायरेक्शन को। तो बेटा फोर्स F21, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो फोर्स F21 की डायरेक्शन बता रहा है R12 और फोर्स F12 की डायरेक्शन बता रहा है R21। तो देखो बेटा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय
R12 ए से बी तक की डिस्टेंस, R12 डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया बेटा। और ये डिस्टेंस है बेटा, ये वेक्टर नहीं, ये क्या है डिस्टेंस। और यहां क्या लिखना है मुझे, यूनिट वेक्टर, R12 वेक्टर नहीं, R12 कैप। तो बेटा F21 मैंने अभी तुम्हें बताया था कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर रखा जाएगा वो कैसा यूनिट वेक्टर रखा जाएगा, जो इसके पैरेलल होगा, जो इसकी डायरेक्शन में होगा। तो R12 कैप और F21 फोर्स दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। एंड फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ आएगा R21 कैप। ध्यान से समझ लो बेटा, यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 1 2 है, और यहाँ 1 2 है तो यहाँ क्या है 2 1 2 1। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। नाउ बेटा यूनिट वेक्टर्स R12 और R21 इक्वल तो है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, लेकिन इक्वल तो है, बट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट। दूसरी बात बेटा, A से B तक की डिस्टेंस और B से A तक की डिस्टेंस अभी बताई थी मैं तुम्हें, क्या बताई थी, R12 का मैग्नीट्यूड R21 मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में बेटा F21 क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R12, क्योंकि R12 का मैग्नीट्यूड R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो हम बेटा R12 मैग्नीट्यूड को R21 के मैग्नीट्यूड से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं R12 कैप। R12 कैप किसके इक्वल है बेटा, माइनस R21 कैप के इक्वल है। तो R12 कैप की जगह लिखा जा सकता है माइनस R21 कैप। ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये जाएगा F21 इक्वल क्या हो गया, माइनस K Q1 Q2 बाय R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 मैग्नीट्यूड। अब बेटा सेकंड इक्वेशन से K Q1 Q2 R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप। तो ये सब कुछ क्या लिखा है बेटा, ये सब कुछ लिखा है F12। तो F21 इक्वल एंड अपोजिट F12, यानी कि बेटा दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, ये जो F21 है, F21 ये अभी क्या लिखा है बेटा, ये अभी लिखा है K Q1 Q2 बाय R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो बेटा हम एक तो इसको लिख सकते हैं F21 इक्वल क्या, K Q1 Q2 बाय R12 कैप। तो बेटा यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बता रखा है मैंने, वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये कैप का साइन है और ये वेक्टर का साइन है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर R12 कैप की जगह क्या लिखा सकता है बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो F21 क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर R12। ऐसे लिखना चाहो तो बेटा ऐसे भी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज किया जा रहा है तो यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है, और अगर यहाँ पर वेक्टर यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसके अलावा बेटा F21 इक्वल क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R12 क्या बताया था बेटा, मैंने तुम्हें R12 बताया था R2 माइनस R1। तो R12 क्या बेटा, R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड, ये किसका साइन है बेटा, मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये क्या है, ये है R2 माइनस R1। बेटा ये वेक्टर R2 माइनस R1 है, और ये R2 और R1 के डिफरेंस का क्या है, मैग्नीट्यूड।
बेटा इसको इससे कैंसिल मत कर देना कि ये भी R2 माइनस R1 है और ये भी R2 माइनस R1 है। वो वेक्टर R2 माइनस R1 है, ये ब्रैकेट है और ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड का साइन है। तो आप इसको इससे क्या नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे भी R12 से R12 कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये R12 वेक्टर है और ये R12 वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो बेटा आप F21 को ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर हमें F12 लिखना होगा, F12 तो हम कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो बात समझ में आई बेटा। तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है जैसी जरूरत होगी। तो फिलहाल ये बात समझ में आई बेटा। क्या बात निकल कर आए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स ऑल्सो ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक इस पोजीशन पे रखा है और एक इस पोजीशन पे रखा है। तो एक तो हमें F21 बताना है और एक हमें F12 बताना है। तो बेटा ये रहा F21, ये रहा F21। अगर हमें F12 निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, F12 हम निकालेंगे माइनस F21। मतलब एक बार हम F21 निकाल लेते हैं, फिर उसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। या पहले F12 निकाल लो और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, F21 निकाल सकते हो। तो हमें F21 निकालना है और बेटा F21 निकालने के लिए हमें Q1 Q2 चाहिए, गिवन है Q1 Q2, R1 R2 चाहिए। तो देखो बेटा Q1 ये है, Q2 ये है, ये रही बेटा चार्ज Q1 की पोजीशन R। तो बेटा R1 क्या होगा, R1 अभी मैं क्या समझा रहा था, एक चार्ज कहां पे रखा बेटा, अभी मैं बता रहा था तुम्हें, इस तरीके से देख लो। चलो बेटा एक चार्ज यहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 3, 2 है और मान लो एक चार्ज यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5, 1 है। ऐसे बेटा लिख दिया मैंने बस, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर, पहले वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 क्या होगा, अभी लिख के बता रहा था बेटा मैं तुम्हें। R1 होगा 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। और दूसरे वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, R2 क्या होगा 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 1 k कैप। ये हो गया R1 R2। तो बेटा यहां पे हमें चाहिए एक तो R2 और R1 का डिफरेंस। तो बेटा एक तो हम R2 और R1 का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्यों चाहिए बेटा हमें, F21 बताने के लिए हमें दोनों पोजीशन वेक्टर का यहाँ क्या रखना है, डिफरेंस। और यहाँ पे उस डिफरेंस का क्या निकाल कर, मैग्नीट्यूड निकाल कर उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, R2 माइनस R1, ये R2 और ये R1 है तो 3 में से एक गया 2 i कैप प्लस 5 में से 3 गए 2 j कैप, 1 में से 2 गया माइनस 1 k कैप। तो बेटा ये तो R2 और R1 का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब मैं R2 और R1 के डिफरेंस का क्या निकाल लेता हूँ, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तुम्हें अभी बताया था, कैसे बताया था, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 और 1 9, कितना हो गया बेटा, 3 आ गया। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखकर, इस वाले फॉर्मूले में रखकर F21 कैसे निकाल लेंगे, F21 निकाल लेंगे K Q1 Q2, ये रहा बेटा K 9 × 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाय, इसको मिटा देता हूं बेटा, इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ये बाय R2 और R1 के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ये 3 है बेटा, और उसका भी क्या करना है, क्यूब करना। डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया, क्यूब। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 3 आया, उसका क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब इनटू यहाँ आएगा R2 और R1 का डिफरेंस, और R2 और R1 का डिफरेंस है 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 3 का क्यूब क्या होगा बेटा,
3 का क्यूब हो गया 27, 27 से 27 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, F21 बचा 5 इंटू, देखो बेटा 9 3 27 और ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये बचा 5 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्या होगा 10 की पावर -12 और 10 की पावर 90 हो गया 10 की पावर -3, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। तो ये क्या होगा बेटा F21 होगा ये। सिमिलरली F12 निकाल लो, या तो F12 ऐसे करके निकाल लो k Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब R1 माइनस R2, या F12 क्या होता है बेटा इक्वल एंड अपोजिट ऑफ F21 के, तो हो जाएगा -5 इंटू 10 की पावर -3 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था किस पर बेस्ड, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड था। तो बेटा आज तुम्हें कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आया होगा। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद जय भारत।